स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपके मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हम कॉम्प्लेक्स की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, हमने उसकी एक कंडीशन पढ़ ली, नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, यानी नेसेसरी कंडीशन हमारा आवश्यक प्रतिबंध उसके लिए क्या है कि किस कंडीशन में वो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। और सेकंड हमारी सफिशिएंट कंडीशन है कि ऐसी क्या कंडीशन लग जाए कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखिए एफ जेड की वैल्यू दे रखी है यू एक्स वाई प्लस आल्टा बी एक्स वाई। ठीक है, और हमें दिया गया कि यू एक्स वाई और आल्टा बी एक्स वाई, यू और बी के जो फंक्शंस है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है। ठीक है, एंड ये हमारे पास सी आर इक्वेशन यानी कॉची-रीमान जो इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज हमें दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि एफ जेड इक्वल यू एक्स वाई प्लस आल्टा बी एक्स वाई एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट आप और देख लीजिए कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है। The sufficient condition for a function w equal f z u x y plus iota b x y। ठीक है, to be analytic, ये analytic होगा in a domain D is that the partial derivative of u and v, ठीक है, are continuous, ये हमें continuous दिए गए हैं। ठीक है, and satisfy the following equations, और ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो देन हमें प्रूफ करना है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए आपको पता है कि z इक्वल हमारे पास क्या होता है, x प्लस आल्टा y होता है। डेल z इक्वल आपके पास क्या होता है, डेल x प्लस आल्टा डेल y होता है। अगर हम w की बात करें तो हमारे पास u प्लस आल्टा v होता है, और अगर अब हम डेल w की बात करें तो वो हमारे पास डेल u प्लस आल्टा डेल v हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से जैसे u मेरे पास x और y का फंक्शन है, तो अगर मुझे डेल u चाहिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल x प्लस आल्टा डेल y आ जाएगा। ठीक है, यही u और v में फंक्शन जो है वो x और y में तो है हमारे पास। तो सेम मैं एक चीज लेके चल रही हूँ, इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। क्या चीज हम लेके चल रहे हैं, हम डेल u लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे डेल u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हम इसे u प्लस डेल u माइनस u ये चीज लिख सकते हैं हम इसको। हमें पता है कि u की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, u x y ये चीज होती है। तो u जैसे हम z प्लस डेल z को z x प्लस आल्टा और x प्लस डेल x कॉमा y प्लस डेल y लिख सकते हैं, वैसे इसको भी हम लिख सकते हैं। इसके लिए फिर हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, u देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस डेल x कॉमा y प्लस डेल y ये चीज आ जाएगी। ओनली u के लिए कर रहे हैं हम। अगर हमारे पास z या w के लिए तो हम v वाली टर्म भी लेते, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ क्या u प्लस डेल u है। ठीक है, और माइनस में हमारे पास क्या है u, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा u x कॉमा y ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ये मैंने क्यों लिखा है u प्लस डेल u माइनस u, देखिए यहाँ से u कैंसिल आउट होकर वापस हमें क्या मिलेगा, डेल u मिलेगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने इतना कुछ किया। अब देखिए इस इक्वेशन में मैं एक बार कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगी और कुछ ऐड करूंगी। देखिए हम क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे हमारे पास u x प्लस डेल x कॉमा y प्लस डेल y एज इट इज पड़ा है, तो मैं इसको माइनस करूंगी और प्लस करूंगी क्या, u x कॉमा y प्लस डेल y, और यही चीज हम ऐड करेंगे क्या, u x कॉमा y प्लस डेल y, और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, माइनस u x कॉमा y। ठीक है, इतनी चीज आ गई हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल u की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट गिवन कर देते हैं। अब उसमें बोल रहे हैं कि हमारे पास इसका फंक्शन जो दे रखा है वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सी आर इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब हमारे पास गिवन फंक्शन डेरिवेटिव है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करिए। अगर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करे तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस भी जरूर होगा। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी की हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है, देखिए f डैश z इक्वल होता है हमारे पास क्या, अगर हम लिमिट एक बार के लिए छोड़ दें तो क्या होता है हमारे पास f z प्लस डेल z माइनस f z अपॉन में हमारे पास क्या आता है, डेल z आता है, यही चीज आती है। और हम बोलते हैं कि हमारी लिमिट डेल z टेंड्स टू कहाँ तक होती है, 0 तक होती है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस डेल z का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, f डैश z डेल z इक्वल क्या चल रहा है,
जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड। ये चीज चल रही है हमारे पास। अब इसको आगे चेक करें हम, तो यहाँ चेक कीजिए कि हमारे पास डेल जेड टेंस टू 0 है। ये हमें पता है कि इसकी लिमिट हमारे पास क्या होती है, डेल जेड टेंस टू 0, ये इसकी लिमिट होती है। तो अगर मैं इस साइड कुछ डेल जेड के साथ ऐड करूं तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि डेल जेड टेंस टू क्या होता है हमारे पास 0 होता है। तो इसमें मैं कुछ चेंज करें, आइए चेक करते हैं क्या चेंज कर रहे हैं हम। तो एफ डैश जेड, डेल जेड तो हमारे पास पड़ा ही है, ठीक है। मैं इसमें प्लस कर रही हूँ क्या, डेल जेड और डॉट में इसके एप्सिलॉन। अब देखो मैंने एप्सिलॉन डॉट में क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि डेल जेड तो टेंस टू 0 ही होता है। एप्सिलॉन एक ऐसा पॉइंट है जो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक रहती है, 0 से 1 के बीच। इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होती है। हम ये बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन जो टेंस टू 0 होता है, अगर एप्सिलॉन टेंस टू 0 और डेल जेड टेंस टू 0, ये मतलब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। अगर आप इस फंक्शन में 0 ऐड कर रहे हैं तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, ठीक है, ये चीज चल रही है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या वैल्यू निकाली, हमने डेल यू की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास क्या आई, यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस यू एक्स वाई वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप चेक कीजिए कि यू एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, माइनस यू एक्स किस में चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है हमारे पास। y कांस्टेंट है, y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर इन दोनों टर्म्स को मैं इसके साथ कंपेयर करूं, यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है, एफ जेड प्लस डेल जेड, यहाँ माइनस में एफ जेड, y कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, u x प्लस डेल x माइनस यू एक्स, क्या सेम चीज नहीं बन रही, तो क्या उसको हम इसके अकॉर्डिंग ये चीज नहीं बना सकते, यहाँ f डैश जेड पड़ा क्योंकि फंक्शन f का था, वहाँ फंक्शन किसका है, u का, या z के रिस्पेक्ट हो रहा है डेरिवेटिव, वहां देखिए किस में चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट सिर्फ मैं क्या ले रही हूँ, पहले वाले दो पार्ट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ पहले वाले दो पार्ट में हम ये वाली चीज लगा रहे हैं क्या, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, यहाँ भी हमारे पास क्या है, यू एक्स प्लस डेल एक्स यू एक्स, ठीक है। कंपेयर करो इससे, तो क्या लगाएंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ एफ, यहाँ एफ का था, वहां किसका आएगा, यू का, देखिए किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, या तो आप पहले बोला है लिख लीजिए कि यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनी है, सिर्फ इसको कंपेयर करना है क्योंकि y कांस्टेंट है इसके लिए। तो पहले डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ u का, तो डेल u, यहाँ z के रिस्पेक्ट हो रहा था, यहाँ किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, x में चेंज हो रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई में डेल z है, क्योंकि यहाँ डेल z था, तो यहाँ डेल x है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी क्या आ जाएगा, डेल x आ जाएगा, प्लस में एप्सिलॉन, यहाँ हमने एप्सिलॉन लिया है। अब देखिए आप एप्सिलॉन डेल्टा ईटा मीटा जो आपके मन करे वो कोई भी कांस्टेंट आप लेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको एप्सिलॉन 1 मान लिया, ठीक है, एप्सिलॉन 1 डॉट में डेल जेड, यानी डॉट में क्या आ जाएगा इसके डेल एक्स, ठीक है। यहाँ से दोनों से डेल एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए हमने किसको सॉल्व कर लिया, पहले वाली दो टर्म्स को। अगर मैं सेम इन दो टर्म्स को सॉल्व करूं, यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कांस्टेंट है, देखिए एक्स में कोई भी चेंज हमारे पास नहीं हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, वाई में, देखिए वाई प्लस डेल वाई माइनस यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, वाई हो रहा है, मतलब किस में चेंज हो रहा है हमारे पास, वाई में चेंज हो रहा है। तो सेम इससे कंपेयर करें तो इधर वाई प्लस डेल वाई और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अब देखिए किस में चेंज हो रहा है यू पे डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, वाई के, तो यू डैश वाई यानी डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। यहाँ डेल जेड है तो इसके साथ क्या है, डेल वाई, तो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, पहले मैं टर्म लिख देती हूँ, किस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो टर्म है हमारी यू एक्स कॉमा वाई प्लस
वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो पहले मेरे पास क्या आएगा, किस में चेंज हो रहा है, u में, मतलब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, u का, किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, y के रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, डेल y। ठीक है, अब प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए। जैसे यहाँ हमने x के लिए एप्सिलॉन कांस्टेंट ले लिया ना, वैसे ही y के लिए कुछ अलग कांस्टेंट ले लेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ u को सॉल्व किया, सेम हम डेल v को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल y डेल y डॉट पे देखिए वहां हमने एप्सिलॉन माना, यहाँ हम इसको ईटा मान सकते हैं। ठीक है, इच्छा आपके, आप इसको ईटा नीटा कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, ईटा आ गया हमारे पास, ईटा 1 मान लिया इसको, और साथ में हमारे पास मान गया था डेल z था, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से डेल y कॉमन आएगा, तो डेल u अपॉन डेल y, और प्लस में हमारे पास ईटा 1। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में डेल y। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू मिली, डेल u अपॉन डेल x एप्सिलॉन डेल x। ठीक है, और सेम उसको सॉल्व किया था। अब इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है मुझे, आगे देखिए डेल u चल रहा है ना, तो मैंने सॉल्व तो इन दोनों को ही किया, पहले इसको सॉल्व किया, मान लिया ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसको सॉल्व किया, मान लिया ये सेकंड पार्ट था। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट करूं तो इसके एलएचएस में क्या चल रहा है, डेल u, यानी मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेरे पास क्या चल रहा है, डेल u किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के एडिशन के, तो इसका उसका फॉर्मूला हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ गया, ये रहा डेल u अपॉन डेल x प्लस एप्सिलॉन 1, डेल u अपॉन डेल x प्लस एप्सिलॉन 1 मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, डेल x। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस सेकंड पार्ट में देखिए डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, ईटा 1 और मल्टीप्लाई में डेल y। ये चीज चल रही है हमारे पास। देखिए क्या सॉल्व हो गया मेरे पास, डेल u सॉल्व हो गया। ठीक है, हो गया, इतना बात समझ में आ गई। अब इसको इक्वेशन दे देते हैं हम 4। अगर मुझे सेम डेल v सॉल्व करना तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, v प्लस डेल v माइनस v। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या आएगी, u की जगह v आ जाएगा। ठीक है, तो अगर u की जगह सिर्फ v आना है, बाकी सारी चीज सेम रहनी है, तो मैं लिख सकती हूँ कि सेम एज डेल v मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल x प्लस एप्सिलॉन, यहाँ 1 है तो आप 2 लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट सबके लिए अलग लगा दीजिए। लास्ट में तो हमें जाके यही मानना है कि सब कांस्टेंट एक ही है, जैसे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 को हम एक ही कांस्टेंट में राइट कर देंगे, जिसमें एप्सिलॉन में। ठीक है, तो वहां हमारे पास आ जाएगा डेल v अपॉन डेल x एप्सिलॉन 2 डेल x, डेल v अपॉन डेल y प्लस ईटा 2 डेल y। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, तो मैं लिख दूं कि सेम एज, चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ इस चीज को कि सेम एज हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या चीज आएगी, देखते हैं हम आगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए कि सेम एज क्या मिलेगा हमें, क्या चीज मिल जाएगी हमें, डेल v मिल जाएगा। तो डेल v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए डेल v अपॉन डेल x प्लस कांस्टेंट को इधर ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई में डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y प्लस ईटा 2 डेल y। ठीक है, ये चीज आ गई। इसको इक्वेशन 4 दी थी तो इसको 5 दे दो। अब आपको पता है कि हमें क्या चीज दे रखी थी, w इक्वल fz दे रखा था, ये चीज दे रखी थी, हमें इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराना है। आपको पता है कि डेरिवेटिव जैसे हम निकालते हैं z के लिए, तो z प्लस डेल z ये होता है आपके साथ, माइनस में हमारे पास fz आ जाता है। सिर्फ हम क्या चेक करते हैं, इसका डिफरेंस ही तो चेक करते हैं। अगर डेल u और डेल v का लिया मुझे निकालना, तो मुझे सिर्फ इनका डिफरेंस ही चेक करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि w इक्वल हमारे पास क्या होता है, u प्लस आइटा v होता है। तो अगर मुझे डेल w निकालना पड़े तो मैं क्या निकालूंगी, यहाँ से डेल u प्लस आइटा डेल v, यही चीज निकालूंगी। तो मैंने डेल u की भी वैल्यू
तो देखिए क्या वैल्यू गिवन हो जाएगी, हम निकाल रहे हैं डेल डब्ल्यू इक्वल डेल यू प्लस आटा डेल वी, ये चीज हम फाइंड कर रहे हैं। तो डेल यू की वैल्यू देखिए जो आपने निकाली है वो यहाँ पे रख दीजिए। क्या निकाली है वैल्यू आपने, ये लिया आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस ईटा 1 डेल वाई। ठीक है, ये तो हमारे पास डेल यू की वैल्यू आ गई प्लस आयटा। अब देखिए डेल बी की वैल्यू लिखते हैं हम, तो क्या गिवन है हमें डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस ईटा 2 डेल वाई। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन वाले जो पार्ट है यानी जो कांस्टेंट वैल्यू उनको अलग कर देते हैं, बाकी चीज हम एक्स और वाई वाले पार्ट्स अलग कर लेते हैं। तो आइए चेक करते हैं यहाँ से, अगर मैं सबसे पहले डेल एक्स वाला कॉमन लूं तो अगर डेल एक्स के लिए चेक करूं तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब देखिए इसके साथ डेल एक्स आ रहा था। अब देखिए पूरी इक्वेशन में एक बार एप्सिलॉन वाला छोड़ दीजिए कांस्टेंट पार्ट, इसमें कहीं डेल एक्स आ रहा है नहीं, इसके साथ आ रहा है तो क्या आ जाएगा प्लस आयटा डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये चीज आ गई। आगे डेल एक्स कहीं भी नहीं है, इससे कॉमन ले लिया मैंने क्या डेल एक्स। इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे डेल वाई वाला पार्ट कॉमन लेना है। तो डेल वाई वाला यहाँ से चेक करें तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये चीज ठीक है। यहाँ से डेल वाई कॉमन आएगा और यहाँ से करिए प्लस आयटा डेल बी अपॉन डेल वाई, ठीक है। क्या कॉमन लिया यहाँ से डेल वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा एप्सिलॉन 1 डेल एक्स, यहाँ पे ईटा 1 डेल वाई, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 डेल एक्स, यानी यहाँ से भी कॉमन आएगा डेल एक्स। तो क्या आएगा एप्सिलॉन 1 प्लस आयटा एप्सिलॉन 2, ठीक है। सेम यहाँ से ईटा 1 प्लस आयटा ईटा 2, ठीक है। और यहाँ से डेल एक्स और डेल वाई कॉमन आएगा हमारे पास। तो मैं इस सारे को क्या लिख देती हूँ कि प्लस एप्सिलॉन के साथ जो कॉमन है एप्सिलॉन डेल एक्स और प्लस में ईटा डेल वाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल एक्स डेल वाई भी टेंड्स टू 0 आएंगे। अगर वो लिमिट आप नहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि इन दोनों की जो वैल्यू वो टेंड्स टू 0 होती है, ठीक है। हम पहले एप्सिलॉन और डेल्टा लेके सकते हैं, यहाँ हमने ईटा ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये चीज आ गई हमारे पास, किसका वैल्यू सॉल्व हुई डेल डब्ल्यू की, इतनी वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये डेल एक्स और डेल वाई का तो आ गया। अब हमें देखिए क्या चेंज करना है, अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स अलग से करना है, डेल बी अपॉन डेल एक्स अलग करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई और इसी तरीके से डेल बी अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सीआर इक्वेशंस दी गई थी जो हमने एक बार के लिए रब करके मैं दोबारा लिख देती हूँ, उससे हम इनको चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, एक बार इसको रब कर रही हूँ मैं। तो हमारे पास सीआर इक्वेशंस क्या थी, हमारे पास सीआर इक्वेशंस थी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल होता है किसके डेल बी अपॉन डेल वाई के, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई जो होता है वो इक्वल होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स के। ये चीज होती है हमारे पास। अब देखिए आपको पता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब देखिए एक को चेंज कर लीजिए आप किसी में से, या तो इसको चेंज कर लिए पूरा वाई में या फिर इसको पूरा एक्स में चेंज कर लो। अगर हम इसको चेंज करें तो हमें पता है कि डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स के, तो इसकी जगह हम माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स रख देंगे और प्लस में आयटा पड़ा है एज इट इज डेल बी अपॉन डेल वाई हमारे किसके इक्वल होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं इसमें, ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल बी अपॉन डेल एक्स एज इट इज पड़ा है, यहाँ डेल एक्स पड़ा ही था हमारे पास, प्लस इसको चेंज करें तो डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। प्लस आयटा एज इट इज पड़ा है हमारे पास डेल बी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है डेल यू अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। अब साथ में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारे पास डेल वाई चल रहा है और प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स प्लस ईटा डेल वाई, ठीक है। ये चीज आ गई अपने पास। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं आगे इसको।
जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, हम आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से अब डेल यू वाली अलग कर लेते हैं, यानी यू वाली टर्म सारी अलग कर लेते हैं और वी वाली टर्म हम अलग कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जैसे ही मैंने कॉमन निकाला यहाँ से, पीछे मेरे पास क्या बचेगा, देखिए मैंने यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन निकाल दिया, इसके साथ क्या था मेरे पास, ये वाला डेल एक्स था, ये बच गया मेरे पास डेल एक्स, ठीक है। अब इधर से भी मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन लिया, इसके साथ क्या है, आयटा डेल वाई, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, प्लस आयटा डेल वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ से मैंने आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। पीछे मेरे पास क्या बच गया, यहाँ से डेल एक्स, ठीक है, प्लस अब देखिए आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे सिर्फ तो डेल वी अपॉन डेल एक्स है, यहाँ से जब मैंने आयटा कॉमन लिया तो 1 अपॉन में चला जाएगा, यानी क्या आएगा मेरे पास, उसके साथ माइनस साइन है, तो माइनस, देखिए एक तो 1 अपॉन आयटा, ठीक है, ये चीज आ गई क्योंकि आयटा मैंने कॉमन लिया, डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉमन लिया तो माइनस 1 अपॉन आयटा आ गया, और साथ में क्या पड़ा हमारे पास, डेल वाई पड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई पड़ा है, लेकिन यहाँ पे डेल एक्स माइनस 1 अपॉन आयटा पड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे आयटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो एज इट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई, और प्लस में जो चल रहा है हमारा वो चलेगा, प्लस में एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई, ठीक है। एक्स प्लस एक्स डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहाँ ये वाला डेल एक्स भी एज इट इज पड़ा है, इस टर्म में मैंने ऊपर भी आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आयटा से मल्टीप्लाई किया, ऊपर मेरे पास आयटा बच गया, ठीक है, और नीचे मैंने आयटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, एक माइनस ऑलरेडी पड़ा है, यानी क्या आ गया, +1, और यहाँ क्या आ गया मेरे पास डेल्टा वाई, और प्लस में हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई, ये चीज चलती है, ठीक है। अब इन दोनों में से चेक करें तो हमारे पास डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई कॉमन आ रहा है, अगर ये चीज हमारी कॉमन आ रही है तो पीछे यहाँ से क्या बच गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये चीज बच गई, और पीछे हमने क्या कॉमन ले लिया, डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या पड़ा है, प्लस में एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई, ठीक है। और हमें पता है कि एप्सिलॉन भी क्या होता है, टेंड्स टू 0 होता है, एंड ईटा भी हमारे पास क्या है, टेंड्स टू 0, तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, डेल डब्ल्यू चल रहा है, और आपको पता है कि डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई क्या होता है हमारे पास, डेल जेड की वैल्यू होती है, तो ये यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास डेल जेड, तो डेल डब्ल्यू इक्वल डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, डेल जेड, और ये वाली सारी टर्म हमने क्या बोल दी कि क्या होगी हमारे पास 0। अब देखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, इधर हमारे पास क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स हमारे पास ये क्या बन गया, एफ डैश जेड तो बन गया, क्योंकि हमने इसको क्या लिखा था, डेल यू प्लस आयटा डेल वाई, और डेल यू प्लस आयटा डेल वाई हमारे पास क्या होता है, एफ जेड प्लस डेल जेड ही तो होता है, तो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड करके हमारे पास क्या बचता है, डेल डब्ल्यू बचता है, और अपॉन में उसके क्या आता है हमारे पास, डेल जेड आता है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में कि एफ डैश जेड इक्वल एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, यही तो लिखते हैं हम, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर है हमारे पास, क्या उसमें डिफरेंस कितना आता है, डेल डब्ल्यू तो आता है हमारे पास डिफरेंस, क्योंकि हम इसको यही तो लिखते हैं, यू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई, वही चीज लिखते हैं हम, तो ये चीज यहाँ पे बन गई हमारे पास, तो ये पूरा मेरे पास क्या बन गया यहाँ से, एफ डैश जेड, ठीक है, इक्वल में अब देखिए क्या चल रहा है हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया कि इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा इसका स्टेटमेंट क्या था, तो उनका स्टेटमेंट हमें गिवन था कि कोई भी हमारे पास फंक्शन था एफ जेड, ठीक है, ये एफ जेड फंक्शन था, हमारे पास बोला था कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, कौन से यू और वी के, वो हमारे पास एग्जिस्ट करे और वो सीएल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, और इसमें बोला था कि कंटिन्यूस
भी यही डिफरेंस होता है हमारे पास जो हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पहले डेल यू फिर डेल वी की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, पूरी कैलकुलेशन सॉल्व किया। तो एक बार आपको पूरी वीडियो को आराम से देखना है और पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन इसकी कैलकुलेशन करनी है, फिर आपको इजीली जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, किसके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, एनालिटिक फंक्शन के लिए। एनालिटिक फंक्शन हमारा होता है क्या कि कोई भी हमारे पास एफ जेड फंक्शन है, ये जो लिमिट दे रखी है जैसे z टेंड्स टू z0, ठीक है। तो z0 का जो नेबरहुड होगा z0 माइनस डेल्टा और z0 प्लस डेल्टा, इसके बीच में ये क्या करेगा, फंक्शन हमारा डेरिवेटिव होगा हर पॉइंट पे, चाहे कोई पॉइंट आ जाए। वैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी नॉर्मल एक फंक्शन एक पॉइंट पे चेक करते हैं कि हमें z टेंड्स टू z0 पे चेक करनी है, लेकिन नहीं, इस पूरे नेबरहुड में क्या होगा, ये फंक्शन हमारा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये फंक्शन हमारा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो ये हमारे पास क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। और एनालिटिक फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। और इसके लिए हमने दो कंडीशंस पढ़ ली, कौन कौन सी, एक तो नेसेसरी कंडीशन पढ़ी, दूसरी हमने सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी। तो आइए जो हमने पढ़ लिया दोनों थ्योरम्स, उसी के बेस पे हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी के बेस पे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे हमें फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, हमें बोला है एग्जांपल फर्स्ट में गिवन है कि एफ जेड इक्वल है हमारे पास जेड की क्यूब, ठीक है। और बोलना है शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल जेड की क्यूब इज एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। पहले तो बताना है कि एनालिटिक फंक्शन, तो एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि del u upon del x इक्वल है हमारे पास del v upon del y के, एंड del u upon del y इक्वल है हमारे पास माइनस del v upon del x के, ठीक है। तो फंक्शन है कि f z इक्वल z की क्यूब। तो अब देखिए z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, x प्लस आयोटा y। अगर आपको f z निकालना है, यानी क्या गिवन है f x प्लस आयोटा y। अब देखिए आगे z की क्यूब है तो x प्लस आयोटा y की होल क्यूब, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे कौन सा, a प्लस b की होल क्यूब। तो क्या होता है a प्लस b की होल क्यूब, a की क्यूब x की क्यूब प्लस b की क्यूब आयोटा y की क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। यही होता है हमारे पास। अब फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x की क्यूब, अब देखिए यहाँ पे आयोटा y की क्यूब, तो जब हम आयोटा की क्यूब करेंगे तो क्या हम इसे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा y की क्यूब, ठीक है। यहाँ पे प्लस आयोटा 3x स्क्वायर y, और प्लस में देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास आ गया -3x y स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा वाली टर्म अलग कर लो, दूसरी अलग कर लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की क्यूब रियल जो है टर्म 3x y स्क्वायर, और यहाँ से हम अगर आयोटा कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर y, और माइनस में हमारे पास क्या बच जाएगा y की क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ जेड इक्वल आ गया। और आपको पता है कि एफ जेड के इक्वल क्या होता है, u प्लस एफ जेड इक्वल हमारा क्या होता है, u प्लस आयोटा v, यानी इसका कंपैरिजन करें तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x की क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, यही आ रही है u की वैल्यू, और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से 3x स्क्वायर y माइनस y की क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सीआर इक्वेशंस के लिए चारों के चारों हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि del u अपॉन del x, ठीक है, निकालो del u अपॉन del x। u की वैल्यू आपके पास x की क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। आपको पता है कि हम x के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। तो आइए करेंगे, पहले u के लिए तो क्या आ हमारे पास 3x स्क्वायर, x कर दिया तो -3। अब देखिए x
डेल यू अपन डेल वाई फाइंड कर लीजिए। जब हम डेल यू अपन डेल वाई फाइंड करेंगे तो देखिए एक्स है, एक्स हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए होगा नहीं, इसके लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 6xy, ठीक है, ये चीज आएगी हमारे पास। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डेल v अपॉन डेल x, ठीक है, तो v की वैल्यू ये है हमारे पास, फाइंड करें तो 3x की स्क्वायर है तो 6xy, और देखिए हम कर किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 0। नेक्स्ट चेक करेंगे हम डेल v अपॉन डेल y, ठीक है, तो डेल v अपॉन डेल y करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है, हमने चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए। अब आप चेक करें कि क्या डेल u अपॉन डेल x इक्वल है डेल v अपॉन डेल y के, तो ये चेक कीजिए डेल u अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी हम बोल सकते हैं कि डेल u अपॉन डेल x किसके इक्वल है हमारे पास डेल v अपॉन डेल y के। नेक्स्ट चेक करें कि क्या आपका डेल u अपॉन डेल y इक्वल है माइनस डेल v अपॉन डेल x के, तो चेक कर लो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू माइनस 6xy है और हमारे पास डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू 6xy है, यानी दोनों एक दूसरे के माइनस के इक्वल है, तो ये क्या आ गया माइनस डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये हमारे पास CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। यहाँ से हमारे पास ये तो प्रूव हो गया कि फंक्शन हमारे पास क्या है एनालिटिक है, ठीक है, द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, ठीक है। उसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव भी प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो हमने सफिशिएंट कंडीशन में पढ़ा था कि क्या f डैश z की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, f डैश z की वैल्यू हमारे पास होती है जी डेल u अपॉन डेल x प्लस आल्टा डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल x क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू डेल u अपॉन डेल x, तो चेक कीजिए डेल u अपॉन डेल x क्या आ रही है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस आल्टा डेल v अपॉन डेल x। अब देखिए डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ये रहा डेल v अपॉन डेल x क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू 6xy, ये चीज आ गई है हमारे पास वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हम इसको 3x स्क्वायर एज इट इज पढ़ा है, इसको हम एज इट इज पढ़ा है रख सकते हैं आल्टा 6 आल्टा xy, और इसको देखिए हम क्या ये चीज लिख सकते हैं 3 तो हमारे पास पड़ेगा, यहाँ मैंने प्लस का साइन लगाया क्यों, क्या मैं इसको आल्टा y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं आल्टा y का होल स्क्वायर करूंगी तो आल्टा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -1 और y स्क्वायर हमारे पास एज इट इज निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पूरे में से 3 कॉमन ले लें, जैसे मैंने 3 कॉमन लिया तो पीछे मेरे पास क्या बच गया x स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 2 आल्टा xy, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया प्लस आल्टा y का होल स्क्वायर, ये चीज बच गई हमारे पास। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है क्या x प्लस आल्टा y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 यहाँ से क्या बना हमारे पास x प्लस आल्टा y का होल स्क्वायर, ये चीज बनी हमारे पास, किसके इक्वल आ गई हमारे पास f डैश z के। अब देखिए f डैश z के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ गई क्या 3x प्लस आल्टा y का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि x प्लस आल्टा y किसके इक्वल होता है हमारे पास z के, क्योंकि हम यही तो लिखते हैं z की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस आल्टा y, यही वैल्यू हमारे पास z की, तो ये हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 3z स्क्वायर, ये हमारे पास क्या चीज आ गई f डैश z आ गया, ये हमने f डैश z फाइंड कर दिया, किससे पहले हमने CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराई, यानी चेक किया कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं, उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। आपको क्वेश्चन दिया गया था कि f z इक्वल z की क्यूब, अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना आता है तो हमें पता था कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे f डैश z निकालेंगे, और आपको पता है कि इसका जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होगा वो z के रिस्पेक्ट होगा, अगर z के रिस्पेक्ट होता तो वैल्यू क्या आती है यहाँ से z की क्यूब है तो 3z स्क्वायर, यही वैल्यू आती है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। हमने पूरा मेथड लगाया और सॉल्व किया